दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र करीब 50 पार कर चुकी है। मेरे घर में मेरे बेटे दिलीप के अलावा और कोई नहीं है जिसकी उम्र करीब 26 साल की है। देखने में दिलीप ठीक ठाक है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता था लेकिन वो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था। तब भी परिवार के लोगों के दबाव के कारण मुझे दिलीप की शादी एक बहुत ही खूबसूरत और घरेलू लड़की से करनी पड़ी। हालांकि दिलीप शादी के पक्ष में नहीं था। एक दिन मेरी बहू रीमा ने मुझसे अपने मायके जाने के लिए अनुमति मांगी। मैंने भी खुशी खुशी इस शर्त के साथ रीमा को उसके घर भेज दिया कि वो जल्दी वापस लौट कर आएगी। पर 10 दिन बीत गए, वो नहीं आई। मैंने दिलीप को उसे लाने के लिए भेजा, पर वो उसके साथ भी नहीं आई और बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह 1 महीना बीत गया। इस बीच मैंने मेरे बेटे को 2-3 बार रीमा को बुलाने के लिए कहा लेकिन जैसे वो आना नहीं चाह रही थी। इधर मेरे दोस्त यार जो मेरे घर अक्सर आ जाया करते थे, बहू के बारे में पूछते थे, लेकिन अब मेरे लिए उन्हें भी टालने मुश्किल होने लगा था। इसके अलावा मुझे भी बात को जानना था कि ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से बहू अपने ससुराल में आने के लिए मना कर रही थी और दिलीप के सास ससुर भी रीमा को वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए हार कर एक दिन मैं दिलीप के ससुराल पहुंच गया। मेरी आव भगत तो बहुत अच्छे से हुई और मेरे वहां जाने से घर के सभी लोग बहुत खुश थे। बातों बातों में मैं जानना चाह रहा था कि आखिर रीमा क्यों नहीं वापस अपने ससुराल नहीं आना चाह रही है। दिलीप के ससुर ने बस इतना ही कहा कि जब भी वो लोग रीमा को बोलते तो रीमा बस इतना कहती कि बस थोड़े दिन वो लोगों के साथ रह ले, फिर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ उसे अपने घर दोबारा जल्दी आने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने रीमा से भी बात की लेकिन उसने भी मुझे वही रटा रटाया जवाब दिया। अब मेरा अनुभव जो मुझसे कह रहा था कि जरूर मेरे दिलीप के नाकाबिलियत के वजह से ये सब हो रहा है। पर तुरंत ही मैंने अपने कान को पकड़े और बोला, हे प्रभु, ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर भी मैं उन बातों को जानना चाह रहा था जिसके कारण रीमा नहीं आ रही थी, और ऐसी बात रीमा से घर पर नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने रीमा से कहा, बेटा, तुम्हारे शहर आया हूँ, मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगी? रीमा खुशी खुशी तैयार हो गई। मैं रीमा के मम्मी पापा से इजाजत लेकर रीमा के साथ घूमने के बहाने घर आ गया। रीमा अपनी स्कूटी में मुझे बैठाकर मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर तक मैं उसके साथ इधर उधर की बातें करते हुए घूमता रहा। फिर मैंने रीमा को ऐसी जगह पर ले चलने के लिए कहा जहां पर मैं उससे अकेले में बातें कर सकूं। पहले तो रीमा ने मुझे टालने की कोशिश की लेकिन मेरी जिद के कारण वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले आई। रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत थी तो हम लोग वहां से वापस चलने को हुए तो मैनेजर ने रोक कर जाने का कारण पूछा। मेरे द्वारा कारण बताने पर वो मुझे एक केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, इस समय वो केबिन खाली है, अगर आप लोग चाहें तो उसमें बैठ जाएं। मुझे भी यही चाहिए था कि मुझे और रीमा को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो मैंने मैनेजर को कुछ स्नैक वगैरह भिजवाने को कहा और मैं रीमा के साथ उस केबिन के अंदर आ गया। तभी मैंने रीमा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो बेटी, मैं ही दिलीप की माँ और बाप हूँ। अब अगर दिलीप की माँ होती तो वो तुमसे पूछकर समस्या का समाधान निकालती। इतना कहते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगा और रीमा भी मुझे टकटकी लगाकर देखने लगी। मैंने फिर उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, रीमा, तुम बस इतना मान लो कि तुम अपनी सहेली से बात कर रही हो और जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है उसको मुझे बताओ ताकि मैं उस समस्या को दूर कर सकूं। मुझे तलाक चाहिए। उसने इस शब्द को अपने रूंधे हुए गले से कहा। मैं एकदम धक से रह गया। तलाक? यह क्या कह रही हो? रीमा ने मेरी तरफ देखा। उसकी पलकें भीगी हुई थी। रूंधे हुए आवाज के साथ बोली, पापा, दिलीप से शादी करने से अच्छा था कि आप जैसे किसी अधेड़ से मैं शादी कर लेती। तभी रीमा बोली, पापा जी, मैं अपनी जिस्मानी भावना को अगर मार भी दूं पर कल को हमारा बच्चा नहीं हुआ तो आपके और हमारे दोस्त और रिश्तेदार ही मुझे बांझ बोलेंगे, जबकि मेरी गलती भी नहीं होगी और अपराधी भी मैं हूंगी। हाँ, ये बात तो है रीमा, पर एक रास्ता ये भी तो है कि तुम दोनों एक बेबी को अडॉप्ट कर लो तो जमाने वाले नहीं कहेंगे। तब मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? वो अगर पूछे कि तुमने बच्चा गोद क्यों लिया, अगर मैंने सारा किस्सा बताया तो बोलेंगे कि मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, और नहीं बताती तो फिर दिलीप की गलती और सजा मुझे। मैं कहकर चुप हो गया।
तभी रीमा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और सहलाने लगी। रीमा, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। अगर तुमको मुझ पर विश्वास हो तो तुम माँ भी बनोगी, और जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ तुम्हें औरत होने का एहसास भी मिलेगा और किसी को कुछ भी कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। रीमा मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। शायद इस समय मैं कुछ जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो गया था। मैं रीमा से नजर नहीं मिला पा रहा था। काफी देर तक हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही और रीमा की तरफ से कोई उत्तर न आने पर मुझे अपने ही ऊपर गुस्सा आने लगा। जब बातों का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हुआ तो मैं और रीमा वापस चल दिए। रास्ते में मैंने उसे उसकी पसंद के कुछ कपड़े खरीद कर यह कहकर दिए, बेटा, यह छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे पापा की तरफ से है जब तक घर नहीं आ गया। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि रीमा मेरी बातों को किस अर्थ में लेगी। घर पहुंचने के बाद मेरा और रीमा से कोई आमना सामना नहीं हुआ। मैं भी इसी उधेड़बुन में रहा कि रीमा मेरी बातों को बुरा मान गई है। रात के खाने के समय भी रीमा मेरे सामने नहीं आई। खाना खाते वक्त ही मैंने रीमा के मम्मी पापा को सुबह होते ही जाने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन मैं 7 बजे अपना सामान लेकर बाहर आया तो देखा एक बैग और भी है और रीमा के पापा ऑटो लेकर आ चुके थे। उधर रीमा भी नारी सुलभ परिधान में तैयार होकर आ चुकी थी और अपने माँ बाप से विदाई लेकर मेरे साथ हो ली। हमने अपने शहर के लिए बस पकड़ी। हम दोनों घर पहुंचे। दरवाजा दिलीप ने खोला। मेरे साथ रीमा को देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी में उसने रीमा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन दिलीप ने आकर बताया कि उसे उसके बॉस के साथ दूसरे दिन सुबह जाना है और दूसरी रात को वो वापस आएगा। मेरे मन को दिलीप की इस बात से बहुत खुशी मिली। मैंने रीमा की तरफ देखा तो वो अपनी नजरें नीचे की हुई अपने पैरों के नाखून से जैसे जमीन को खोद रही थी। दूसरे दिन दिलीप करीब 10 बजे घर से निकला। उसके जाते ही रीमा मुझसे चिपक गई और बोली, पापा, आज की रात के लिए मैं न जाने कितनी रातों से बेचैनी से इंतजार कर रही थी। करीब 8:30 बजे के बाद मैं वापस आया। मैं पलंग पर रीमा के पास बैठ गया और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। रीमा के लिए शायद इस तरह से मेरा उसके हाथ को छूने का पहला मौका था, इसलिए उसने अपने आप को और समेट लिया। मैंने रीमा से कहा, रीमा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने धीरे धीरे रीमा को बिस्तर पर लिटाया और उसके सीने से साड़ी हटाते हुए उसके सीने को चूमते हुए पेटीकोट में फंसी साड़ी को हटाया और पेटीकोट का नाड़ा खोलकर अपना हाथ उसके अंदर डालते हुए नीचे फिराने लगा। मैंने उसके कान को दांतों के बीच फंसाते हुए कहा, रीमा, तुमने तो पानी छोड़ दिया। रीमा बोली, प्लीज आप ऐसा करते रहिए। आपका इस तरह सहलाना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना कहकर रीमा ने अपने पैरों को सिकोड़ते हुए अपनी टांगों के बीच थोड़ा गैप बना दिया। फिर मैंने उसके ब्लाउज के ऊपर से ही उसके खरबूजे को बारी बारी में अपने मुंह में लेता और मसलता। फिर मैंने रीमा के ब्लाउज और ब्रा को उसके जिस्म से अलग किया और उसके छोटे छोटे दानों पर अपनी जीभ चलाते हुए उसके खरबूजे को मसलता था और बीच बीच में दानों को काट लेता था। बस मैंने इतना किया कि 2 तकिए लिए और रीमा की कमर के नीचे लगाकर उसकी कमर को अपनी कमर की ऊंचाई तक उठाया और मैंने अपना औजार उसके अंदर डाल दिया और उसका चिल्लाना शुरू हो चुका। कुछ ही देर के बाद रीमा ने अपनी कमर उठानी शुरू की। उसकी इच्छा को देखते हुए मेरी पीठ भी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद रफ्तार ने जोर पकड़ा और रीमा की आवाज आने लगी, हाँ पापा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही कीजिए। मेरी स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब मैं थकने लगा था और सांस भी फूलने लगी थी, इसलिए मैंने रीमा के ऊपर अपना वजन डाला और उसके खरबूजों को बारी बारी चूसता। रीमा भी मेरा साथ दे रही थी। जब मैं अपने स्टेमिना पर काबू पा लेता तो फिर धक्कापेल शुरू हो जाता और हमने बहुत देर तक किया। मैंने उसकी ओर देखकर बोला, अब तो खुश होना। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहुत मजा आया।